चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क बराबर आई अल्फा न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें कि टाउ बराबर आई अल्फा होता है। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, और भी पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे कि हमसे क्वेश्चन बनने लगे। अच्छा बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन में देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर मिलता है हमें, जिसमें बोलेगा ये थ्रेड है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो ये रॉड है और ये थ्रेड से बंधा हुआ है, ठीक है इसे लगा। अब देखिए, तो ये जो है रॉड इससे थ्रेड से टंगा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे मास सेम है और लेंथ L है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर हम इस रस्सी को काट दें, रस्सी को क्या करें, काट दें, तो हम लोगों से जैसे क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड, देखिए, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज just after cut the string, यानी बेटा स्ट्रिंग को काटने के तुरंत बाद, देखना प्राणी छोड़ दो, हाँ देखिए, तो यहाँ पर बेटा रस्सी के काटने के तुरंत बाद हमें कह रहा है हिंज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो देखिए, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, प्लीज जरा सुनिएगा ध्यान से, प्लीज आराम से सुनिए मेरी बात। तो जैसे ही रस्सी को काटेंगे उसके तुरंत बाद हिंज पॉइंट जो है रॉड पर कितना फोर्स लगाएगा। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे ये समझो। देखिए, जैसे हम रस्सी काटते हैं बेटा तो थ्रेड खत्म, टेंशन उसका खत्म। अच्छा, तुरंत काटने के तुरंत बाद ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं काटने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या 5 मिनट 10 मिनट बाद, काटने के तुरंत बाद बात हो रही है। तो जैसे ही आप रस्सी को काट दिया उसके तुरंत बाद आप पहले फोर्सेस देखो, mg नीचे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर, ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे लगेगा, डन। अच्छा, ये हिंज पॉइंट फोर्स किधर लगाएगा, राइट या लेफ्ट, सेंटर राइट या लेफ्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन या एफ है, ये मान लो। अब जैसे ही छोड़ोगे या रस्सी काटोगे तो रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू करेगा, हिंज पॉइंट है, नॉर्मल का तो टॉर्क 0 रहेगा, mg का टॉर्क लगेगा, वो घूमना शुरू करेगा। तो सबसे पहले पूछा ही क्या है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग। जैसी रस्सी काटते हैं तो उसके तुरंत बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सॉल्व करना है। तो इसके लिए बेटा हम लोग लगाएंगे टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर लगाएंगे आई अल्फा, ठीक है, बताया था ना कल, इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में टाउ बराबर आई अल्फा बात किया था, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ओ से पास हो रहा है। mg का टॉर्क लगेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना लिखेंगे, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, mg इनटू L/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 रखूं, हाँ, क्योंकि इस एंड के अबाउट घूम रहा है ना, और इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mL²/3 इनटू अल्फा, बोलो क्लियर, L से L कैंसिल और M से M कैंसिल, तो देखिए अल्फा बराबर कितना हो गया, 3g/2l। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया। अगर मुझसे कहता फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमारे पास आंसर होता 3g/2l, दिस इज द अल्फा। अब यहाँ पर बेटा अल्फा निकल गया, मुझसे कहता फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज के द्वारा फोर्स, यानी नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ निकालना है, ये वाला फोर्स निकालना है। कैसे निकालूं भाई, क्या करूं, तो टॉर्क बैलेंस है क्या, ये चीज इक्विलिब्रियम में है क्या,
यहाँ से छोड़ देंगे तो एंगुलर एक्सिस से गिरना शुरू कर रहा है, इक्विलिब्रियम में तो रहा नहीं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाऊं, तो मैं यहाँ पर बिठा दे कि यहाँ पे विकट समस्या आ गया, यहाँ पे आप अटक सकते हैं कि अब n कैसे निकालूं, मुझे n सॉल्व करना है। तो n सॉल्व करने के लिए मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी वाला यूज करना चाहता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन वाला मैं कंसेप्ट लगाऊंगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ। अच्छा एक बात बताओ, बैठ जाओ आराम से। देखिए अच्छा बेटा, मैंने बहुत पहले बताया था मुंडी ऊपर रख के, बहुत पहले बताया था मुंडी ऊपर रख के। अच्छा ऐसा बताया था कि अगर बॉडी पे फोर्स लगे यहाँ और यहाँ और न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हो तो नेट फोर्स बराबर है में, दोनों फोर्स एक ही तरफ है तो बराबर एम ए में मास और एक्सेलेरेशन किसका मिल जाता है, एक्सेलेरेशन किसका लिखे, मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताया था ना कि रिजिड बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता दरअसल। ईमानदारी से देखिए, प्लीज प्लीज मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज मैं बोलना चाहता हूं, बोलूं। यहां पर देखो बेटा, फोर्सेस देखो, नॉर्मल एक्शन ऊपर, mg नीचे। अगर मैं नेट फोर्स लिखूं नीचे की तरफ आ रहा तो mg माइनस n, अगर मैं नेट फोर्स लिखूं mg माइनस n तो बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन किसका लिखूं, एंड का लिखूं, सेंटर ऑफ मास का लिखूं या किसका लिखूं, जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ मास का। बताया था ना, तो देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास तो ये है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ जल्दी, आर अल्फा होगा, लाइक सर्कुलर मोशन, ए बराबर आर अल्फा। आर कितना ले लो जल्दी बताओ, l/2, तो l/2 अल्फा और अल्फा 3g/2l है। देखो ध्यान से, हमने लिखा नेट फोर्स बराबर ma और a की जगह मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखा। कभी भी रिजिड बॉडी पर रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी हो रहा है, अगर नेट फोर्स लिखोगे तो वो मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे लिखा, a बराबर आर अल्फा। आर कितना बच्चों, l/2 और अल्फा ये, तो देखिए l/2 इंटू अल्फा 3g/2l। अब ये l से l कैंसिल आउट हो गया, mg माइनस n बराबर 3mg/2 2 जा 4। समझदारी बात, मुझे n निकालना है तो मैं n को उठा के इधर और 3mg/4 को इधर, n बराबर कितना होगा, mg माइनस 3mg/4, बोलो सही। तो 4 का एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा, 4 माइनस 3 1। दिस इज द आंसर। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन होगा mg/4। सुना लीजिए, मैं तो अपने टाइम से सही आया ना, मैंने गलत तो नहीं करा ना, मैं अपने टाइम पे आया। रस्सी काट दिया भाई, टेंशन तो लगना नहीं है, तो वहां टिक पाएगा थोड़ी ना, हवा में नीचे आएगा। आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, जल्दी लिखो बेटा। सर इसमें n की वैल्यू वेरिएबल नहीं होगी? बेटा जैसे ही रस्सी काटा उसी क्षण पे बात हो रही है, मैंने बोला उसी क्षण पे, जरा सा आगे तुम टाइम दोगे तो रॉड इंक्लाइंड हो जाएगी, तो हमें रॉड इंक्लाइंड नहीं देखना है, जस्ट आफ्टर। इसलिए मैंने क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख दिया है ताकि अगर इधर उधर दिमाग भटके तो आप सवाल पढ़ के फिर सही कर लें दिमाग अपना। नहीं, लेकिन होगी तो सही ना।
मिटाया जाए। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हाजिर है। इसी पर पेज है तो बताऊंगा। हाँ नहीं अरे यही तो है। सर मेरा भी दिखा। अरे क्या बात है, बैठ जाओ। बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। जोर से बोलो, शानदार। मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो सुनो बेटा, सुनो बेटा। देखो इधर सुनो और इस बात को समझो बच्चों, प्लीज बच्चों। चलो देखो 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 देखो, अब सुनो। अच्छा बेटा, हमने बहुत ही पहले न्यूटन्स लॉ मोशन में एटूड मशीन पढ़ा था, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एटूड मशीन पढ़ा था, जिसमें पुली लेते थे और इधर की तरफ मास m1 और इधर की तरफ मास m2 हुआ करता था। याद करिए, रुक जाइए, प्यार से सुनिए। और उसके बाद उस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग पुली को लाइट मानते थे। लाइट का मतलब होता था मासलेस, कोई मास नहीं, और रस्सी भी मासलेस ऐसा करके होता था। और हम लोगों को बोला जाता था यार एक्सेलरेशन बताओ। इन दोनों ब्लॉक में हम लोग बड़े प्यार से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते थे, डिफरेंस इन मास अपॉन सम ऑफ द मासेस इनटू जी। डिफरेंस में बड़े में से छोटा m1 माइनस m2 अपॉन सम ऑफ द मासेस m1 प्लस m2 और ऊपर में इनटू में g करके एक्सेशन निकालते थे। याद आ रहा है आपको? टेंशन हम लोग सॉल्व क्या करते थे, टेंशन का फॉर्मूला चिंता मत करो, जितना टीचर याद रखेंगे उतना ही बच्चों का फायदा होगा, है कि नहीं। बच्चे याद रखें ना रखें, टीचर को तो हर वक्त याद होना चाहिए, है कि नहीं भाई। क्योंकि एग्जाम में तो आप टीचर का दिमाग काट के ले जाएंगे ना। बैठ। तो बेसिक सी बात ये है, बड़ी मुद्दे की बात ये है कि स्टूडेंट को याद रहे न रहे, सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि टीचर को कितना याद है कि नहीं भाई। और यस सर भी बोल रहे हैं है। अगर मैं टेंशन का फॉर्मूला पूछ ही लूं यहाँ पर कि बेटा यही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला एटूड मशीन है, ये पुली हल्की है, तो उस केस में जो टेंशन का फॉर्मूला है वो बताएगा कौन। जरा प्लीज रेज योर हैंड। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा, सेजन ने हाथ उठाया है। अच्छा खैर, मनोज कुमार सिंह बताएगा टेंशन का फॉर्मूला। बोलो मनोज कुमार सिंह। m2 के रिस्पेक्ट में ये क्या बात है भाई। तू टेंशन बता, तो एक्सेशन को भूल जा, टेंशन बता। चल जिसको बड़ा मान ले, टेंशन बता। फॉर्मूला बैठो। मनोज कुमार सिंह, तुमने दिल तोड़ दिया यार। आप देखो, अच्छा सेजन नहीं, सीवी तू बता टेंशन का फॉर्मूला। सब मोह माया हो गया, सब राजपाल पता नहीं क्या क्या बोल गया। अच्छा चौधरी साहब बोलेंगे सब। क्या बोला 3m1 इतना चाटा मारूंगा सीवी। ज्यादा नासा वाला मत लगा करो, नीट का एग्जाम देना है, मजाक नहीं तुम्हारे लिए। हाँ भाई रुक जा। हाँ तुम बताओ। हाँ अच्छा मैंने बोला था इसको, लेकिन तुम समझ गया, कोई बात नहीं, अच्छा बोला है। तो टेंशन का फॉर्मूला है बेटा प्लीज पढ़ने लिखने में मन लगाइए। टेंशन का फॉर्मूला है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2।
बताइए। अरे तुम ज्यादा बुद्धि लगा दिया सीढ़ी। मैं बार बार बोल चुका हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है तो तुम पहले स्थिर हो जाओ। छोड़ दो। तो टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 होता है बेटा। वो हमने पढ़ा था तब जब ये पुली हल्की हुआ करती थी। आज ये पुली हल्की नहीं है, आज इस पुली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आज इस पुली में अपना कोई रेडियस है r। देखिए मुंडी पर करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रेडियस r है। देखिए बेटा, ऐसा अगर सवाल आ गया तो हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। मुंडी पर करिए, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, ये रस्सी हल्की है तो यहाँ टेंशन में T2 अगर मान रहा हूँ तो यहाँ तक तो टेंशन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हल्की रस्सी है, टेंशन T2 यहाँ तक रहेगा। लेकिन बेटा एटूड मशीन उधर पढ़ते थे तो हल्की होने की वजह से इधर का टेंशन, दोनों तरफ का टेंशन बराबर होता था, परंतु आज बराबर नहीं होगा। इधर T2 इधर मैंने T1 सपोज कर लिया। यानी जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, अगर लाइट लिख देगा तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा। टेंशन का फॉर्मूला होगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, देयर इज सम मास और वो रोटेट करेगा इधर या इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो टेंशन शुड बी डिफरेंट, इधर T2 इधर T1। आराम से कॉन्सेप्ट बनाइए। जितने पॉइंट बता रहा हूँ बहुत बेसिक पॉइंट है, आपको लगता टफ था लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ें तो इजी हो जाएगा यह पॉइंट्स। अब देखिए सबसे पहली बात बेटा, m2g नीचे और m1g यहाँ पर नीचे। मान लीजिए किसी एक को बड़ा, मान लीजिए m1g को बड़ा मान लेते हैं, m2 छोटा है। ये एक्सेलरेट करेगा ऐसे, ये एक्सेलरेट करेगा नीचे और ये पुली ऐसे घूमेगा, क्योंकि ऐसे घूमेगा तो इधर से रस्सी छूटेगा, इधर से ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिए, मैं पहले आपको जो है मेथड सिखाता हूँ, बाद में फिर फॉर्मूला जो आएगा उसको याद कर लेना है। यह सुनिए, ऊपर जा रहा है तो T2 बड़ा m2g छोटा, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से लिखेंगे T2 माइनस m2g बराबर m2a, पहला इक्वेशन। फिर ये नीचे आ रहा है तो m1g बड़ा T1 छोटा, तो m1g माइनस T1 बराबर हो गया m1a, दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर देखो बेटा तीन अननोन आ गया, T2 T1 और a। तो अब हमें तीसरा इक्वेशन भी चाहिए। हम इस पुली को देखेंगे, सोच के देखिए बेटा, ये पुली है और इधर देखिए, इधर से लग रहा है T1 टेंशन, इधर से लग रहा है T2 टेंशन, और ये हिंज पॉइंट है, यहाँ पे हिंज है, इसी के अबाउट ऐसे करके घूम रहा है। देखिए बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर ये पुली घूम रहा है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, कितना होगा? तो देखिए ये जो ब्लॉक है कितने एक्सेस से नीचे आ रहा है? ए से। यानी ये जो ब्लॉक का जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग पड़ा, ये भी ए से, 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 इसमें एक्सेलेरेशन ए है। ऐसा लग रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन ए है, इधर एक्सेलरेशन ऊपर है। तो सोचिए अगर एक्सेलरेशन ए है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये टेंजेंट डायरेक्शन में है, तो ए बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा होगा, ए बराबर आर अल्फा। ये तो समझ में आ रहा है, अल्फा की जरूरत होगी तो ए बाई आर रख लेंगे। अब सोच के देखिए, ये इधर की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इधर वाला टॉर्क बड़ा होगा। इस पॉइंट के बाद टॉर्क देखिए, पुली का मास होगा, लेकिन चूंकि इस पॉइंट के बाद टॉर्क देख रहे हैं तो पुली का वेट का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। T1 का टॉर्क इधर, T2 का टॉर्क इधर, T1 का टॉर्क इधर, T2 का टॉर्क अंदर। T1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और T2 क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। इधर की तरफ अल्फा है, ये वाला टॉर्क बड़ा होगा, ये वाला टॉर्क छोटा होगा। नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। T1 का टॉर्क इधर है, T2 का टॉर्क इधर है, अल्फा इधर है, यानी ये वाला टॉर्क बड़ा है T1 का। नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखेंगे। टॉर्क T1 का टॉर्क बड़ा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T1 इनटू R माइनस T2 का T2 इनटू R इधर की तरफ है माइनस में, इज इक्वल टू आई अल्फा। और अल्फा देखिए बच्चों, अल्फा की वैल्यू a बाई आर है यहाँ से, तो यहाँ पर a बाई आर करेंगे। थोड़ा एक से स्टाइल लगाइए ना, आर से आर कट गया, आर स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर? अब देखो T1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में T1 उठा के इधर लाओ, M1 उठा के इधर लाओ, तो T1 की वैल्यू आएगा m1g
माइनस m1 ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस T2 m2g उधर जाएगा प्लस में m2a प्लस m2g बराबर IA अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। मुझे a निकालना है, क्यों ना ब्रैकेट यहीं खोल दिया जाए, मेरे पास चौक है तो मैं मिटा तो सकता ही हूं ना। बोलो क्लियर। नहीं आया समझ में। अब देखिए m1g है और m2g है, m1 माइनस m2g, और सोचिए बेटा जरा दिमाग लगाइए, माइनस m1 है उधर जाएगा प्लस, माइनस m2 जाएगा उधर प्लस, तो a वाला टर्म कॉमन कर लेंगे, a का कॉमन लेते आई बाई आर स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सोच के ध्यान दीजिए, सही बोला है ना। तो a बराबर फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आपको बोलना है डिफरेंस इन मास m1 माइनस m2 करके चलना है, सम ऑफ द मासेस करना है, ऊपर में g है ही, सम ऑफ द मासेस, तो m1 प्लस m2, और थोड़ा सा याद रख लीजिए यार i अपॉन आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा डिवाइड में, देखो ये डिवाइड में नहीं आएगा, तो ऐसे थोड़ा सा याद रख लो कि यार मास तो इसका भी है ना, मास कैसे निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर स्क्वायर का डिवाइड कर लेंगे, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप कि सर अगर कभी भी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला याद कर लेंगे, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन सम ऑफ द मासेस, m1 प्लस m2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, पुली का मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। देखो ना यूनिट सेम नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया kg मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर kg आ जाएगा, दिमाग लगाओ। तो आप ये फॉर्मूला याद कर जाओ, इस साइड लिख लो, ये पूरा लिख लो प्लीज जल्दी से। हाँ भाई, ओहो लिख लो ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में तो T2, सेकंड में, यहाँ T1 T2 याद नहीं करना, यहाँ ए का फॉर्मूला याद कर लेना। तुम लोग के साथ तो बहुत ही कष्ट हो रहा है एकदम, बैक टू बैक क्लास लग रहा है एकदम, एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा टीचर खड़े हैं दरवाजे पे, चलो भाई पढ़ते हैं, खाना भी नहीं खाता। जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे ना तो पता चला 16-17 घंटे ऑपरेशन भी करते, मैंने पेपर पढ़ा है ऐसा कुछ, 16-17 घंटे ऑपरेशन कर रहे हैं क्या भाई, तो हार्ट की सर्जरी हुई है, 16 घंटे से लगे पड़े उसी के अंदर, हार्ट में कुछ तुम लोग नहीं सुने हो क्या, बहुत अमेरिका में ऑपरेशन हुए हैं। हाँ तो तुम लोग का प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है ना, ये देखो तो याद करोगे, अरे हमने क्या स्ट्रगल किए हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कितना स्ट्रगल किया हम लोगों ने, खाने में नहीं मिलता था टाइम, तब हमने पढ़ा था, ऐसे बोलने को होगा सृष्टि। हाँ भाई आराम से, हो गया, मिटाया जाए, देखो दिखाई देता है, चाहो तो वहां बैठ सकते हो, चाहो तो
ए ए ए ठीक है भाई। कुछ लोगों ने तो नहाना ही छोड़ दिया है, बहुत दिनों से नहीं। अच्छा, शकल दिख रही है लोगों की, मैं 2-4-5 साल की शकल दिख रहा हूँ, उन्होंने कई दिनों से नहीं नहाया है। अच्छा, और एक ही ड्रेस में आ रहा है तब से, वो एक ही कपड़ा चल रहा है उनका। मिटा दे। देखिए, अब सुनो बेटा, ए सुनो, अरे छोड़ो, अरे सुनो। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि ठीक है, अभी तो बात अभी और कर रहे हैं। अच्छा देखो बेटा, जैसे मान लो अगर सवाल ऐसा हो कि ये कोई पुली है, पुली पुली, अब देखिए ये पुली, जैसे मान लीजिए कुएं पर जो पुली लगा होता है ना, बाल्टी वाला, हाँ पुली है। अब इधर सुनो बेटा, इधर सुनो, इसमें रस्सी लपेटा हुआ है बहुत सारा, और रस्सी से ये मान लो बाल्टी लपेट दिया, नहीं ब्लॉक बना दिए स्मॉल एम मास का। अच्छा, इस पुली को लाइक अ डिस्क का पकड़ के चलना, लाइक अ डिस्क और मास सेम और रेडियस आर। अब आपसे कहेगा रस्सी लपेट दिए है और रस्सी से यहाँ पर ये ब्लॉक बांध दिए, बाल्टी बांध दी और छोड़ दिए। अब हमसे कहेगा छोड़ दिए तो ये नीचे आएगा, और जैसे नीचे आएगा तो ये इधर की तरफ घूमने लगेगा, ऐसे करके रस्सी खुलने लगेगी, ये डिस्क घूमने लगेगा। अब इसे डिस्क मान के चलना, तो हमसे कहेगा कि बताइए कितना एक्सेलरेशन होगा और कितना रस्सी में टेंशन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने मिल जाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो पहले तो देखेंगे इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन्स लॉ रोटेशन लीनियर वाला नेट फोर्स एम करना है। जब दिखे कि रोटेटरी मोशन है, अल्फा है, तो सीधा टाउ बराबर आई अल्फा सोचना है। यहाँ ट्रांसलेटरी हो रहा है, यहाँ रोटेटरी हो रहा है। एक्सेलरेशन लीनियर है, एफ बराबर एम ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, टाउ बराबर आई अल्फा। सिंपल कहानी है। अब देखिए पहले इस पे फोर्सेस देख लीजिए, एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, तो नीचे जा रहा है एम जी माइनस टी, तो एम जी माइनस टी नेट फोर्स बराबर एम ए। ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे काम ये। अब उसके बाद इसका काम हो गया, अब ये घूम रहा है। अब देखिए अगर ये ब्लॉक ए एक्सिस से चल रहा है नीचे की तरफ, रस्सी का हर पॉइंट ए एक्सिस से नीचे आ रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से, इसे टेंजेंशियल मानेंगे, और ये सर्कुलर मोशन है, ए बराबर आर अल्फा, ये आर अल्फा की इक्वल होगा, ये क्लियर हो रहा है। तो बस बोलेंगे सर टाउ बराबर आई अल्फा। हिंज पॉइंट के बाद टॉर्क देख लो, अगर पुली का वेट है तो पुली का वेट तो सेंटर से पास होगा, हिंज पॉइंट से पास होगा, उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। यही टेंशन यहाँ पर लगेगा। हम बोलेंगे किसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो बोलेंगे टेंशन का टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वजह से अल्फा आ रहा है, और कोई दूसरा फोर्स तो नहीं छोड़ रहे। एम जी लगेगा लेकिन वो यहाँ से लग रहा है, तो उसका टॉर्क 0 हो गया, और कोई तीसरा फोर्स है नहीं। तो टाउ बराबर आई अल्फा में टेंशन टेंजेंशियल है और रेडियस आर परपेंडिकुलर है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई आर, ए बाई आर, बस। तो आर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टी बराबर होगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम ए। ऑब्वियस सी बात है, एम जी बराबर हो जाएगा एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, सही लिखा ना बच्चों, इंटू ए, उधर गया ए कॉमन भी ले लिया, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर होगा एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। फॉर्मूला नहीं याद करना है इस केस में, हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो ये सब ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं भाई, ये सब आता रहेगा, तुरंत बना लोगे।
ओ स्मॉल एम मिल गया है, कोई नहीं स्मॉल एम कर लो, या एक काम करो ना, इसी को कैपिटल एम कर लो, लो इसको स्मॉल एम लो। और मैंने आई अभी यूज ही नहीं करा ना, अब आई की वैल्यू हाफ एम स्क्वायर कर लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान मत दे देना, अभी कंफ्यूजन नहीं आया है। स्मॉल एम को कैपिटल एम कर लो ना, और आई को आई रहने दो, अभी तो आई की वैल्यू नहीं रखा। डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम स्क्वायर। क्या बात है। ऐसा मैं कह देता हूं, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है कि घर पे जाके रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसा मैं कह देता हूं, लेकिन ये सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है, सब काल्पनिक घटनाएं हैं सब। तुम वहां बैठी हो बात करने लगी, बोलो बेटा फिर से बोलना। ये आर नीचे जाके आर स्क्वायर हो गया, बोलते हैं एक स्टाइल आर बेटा आर स्क्वायर नहीं याद में मिटा दूं। देखो बेटा इधर समझो ईमानदारी से, इधर समझो ईमानदारी से। देखो देखो पी, अच्छा एक आप बनाओगे, एक आध आप बनाओ। चलो देता हूं ये सवाल। ये रॉड है, इसका मास मान के चलना 2m है और लेंथ l है, और ये हिंज पॉइंट इसका मिड में है, मिड में पाइवोट किया हुआ है। एक पार्टिकल यहां पे टांग दिया, अटैच कर दिया m मास का, और एक पार्टिकल यहां 2m मास का अटैच कर दिया, और यहां से छोड़ दिया गया। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो जल्दी बनाओ, जैसी छोड़ा उसी समय एंगुलर एक्सेलरेशन रॉड में कितना होगा। बोलो 8L आया भाई, 18 सॉरी अच्छा 18L, L नहीं इसी में 18 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और कोई है मैदान में 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 18 बाई L है, 6G/11L अमित जी का आंसर है। और कोई है 2G/3L अरुण का आंसर है। देखो देखो कौन से आंसर पे ज्यादा भरोसा जताओगे। 6G/11L, 2G/3L, 4G/3L CV का आंसर है। तेरे को तो कोई भरोसा भी नहीं करना, जरूर अनुराग ने गलती किया होगा। सही बनाया है, गलत मत करना। अमित जी का 6G/11L है। 12/L, 18/L, 18G/L, बहुत सारा मैनिपुलेशन हो गया है ना। हाँ भाई चलो, कौन, हाँ बोलो 6G/L, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं। चलो बेटा इसको बनाते हैं
अच्छा चलो 30 सेकंड और दे रहे हैं, सृजन ने 30 सेकंड कहा है कि सर रुक जाइए। अच्छा जितने लोगों ने बनाया वो हाथ उठाइए, जिन्होंने बनाया, जो भी आंसर आया गलत सही बनाया उन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल लिया। इतने लोग हैं जो फाइटर है, लड़ते हैं, कुछ ना कुछ आंसर आता है। तुम्हारा क्या आंसर आया बेटा? 3/2 जी है। अच्छा बोल बोल के भी 4g अपॉन ml स्क्वायर हो सकता है, गलत क्यों है? इट में भी। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हाँ कौन है? अच्छा 6 से 3 हो गया, 3g/l। चलो ध्यान देते हैं, पहले इस बॉडी पे फोर्सेस देखते हैं। कैपिटल M ये है, लेकिन 2mg इसका तो 2mg। हिंज पॉइंट का फोर्स ऐसे लगेगा, इसका 2mg यहां पास करेगा, 2mg ऐसे लगेगा, mg यहां लगेगा। ओके, अब इधर का टॉर्क दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल और 2mg का टॉर्क तो हिंज पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। 2mg बड़ा है, mg छोटा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इतना है यहाँ जितना यहाँ, 2mg का टॉर्क बड़ा, mg का टॉर्क छोटा होगा ऑब्वियस सी। तो τ1 माइनस τ2 बराबर I अल्फा करेंगे 2mg, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 माइनस और फिर इसका mg इंटू L/2 बराबर I अल्फा। I कितना लिखेंगे बेटा? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। सिस्टम में 3 लोग हैं, रॉड और 2 पार्टिकल। I मतलब साथ में सब लोग घूम रहे हैं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले रॉड का m कितना है? 2ml²/12। बोलो सही लिखा? प्लस फिर इस पार्टिकल का, ये उधर जगह बच रहा है क्या? इस स्लाइड के बाद भी जगह है, तो मैं इधर से लिखता हूं ना। यहां पर 2mg इंटू L/, सही है, L/2 माइनस mg L/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। बोलो क्लियर? अब इसका देखो, ये पार्टिकल है बेटा, mr² नहीं होता है, तो 2m, r कितना जल्दी बताओ? L/2 स्क्वायर करेंगे प्लस इसका mr² अच्छा ये मत सोचना कि सर अपोजिट तरह घटाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर की तरह ट्रीट जरूर करेंगे आप। कैपिटल या 2 स्मॉल m, यस। अब मेरे को सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल, mgl में से mgl/2 जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, तो हाफ बचेगा। बोलो क्लियर? अच्छा बेटा यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 6 आएगा, 4 4 6 का एलसीएम होगा 24। क्लियर? चल 12 ले ले, चल 12 ले ले, 12 होगा, यहाँ होगा 2 ml² कॉमन कर लेंगे, टेंशन मत लेना। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 3 ml² बाहर, m से m कैंसिल, तो मनोज का m आ रहा था वो m गया, मनोज का m आ रहा था ना, अच्छा m कोई बोल रहा था, l से l गया, 2 6 जा 12, g बराबर क्या आएगा 11/6 इंटू L। अल्फा कहाँ गया भाई? अल्फा यहाँ है, अल्फा बराबर 6g/11L। अमित जी का सही है, करेक्ट है। सीबी मैंने बोला था ना, तुम्हें टॉर्क भी आता है, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आता है, तुम एक आध 2 पॉइंट लिख भी लेते हो, आगे हड़बड़ाहट में सब गलती कर देते हो ना, फिर सही नहीं गलत है ना, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर हड़बड़ाहट है, उसको सही करो तुम। मिटाया जाए, आप लोग दोनों का आया था सही आंसर? अरे क्या बात है, तौफीक नहीं आया क्या? आराम से सृजन ठीक है।
शांत बच्चों, शांत। लिखिए एंगुलर मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन करा दें? पहले करवाएंगे। नहीं करा देते यार, बहुत दिन टाल दिया, अब नहीं टाल पाएंगे, सब तरफ से दबाव पड़ता है। हाँ बोल रहा हूँ ना, पहले किसी का नहीं, पहले एक सवाल जो मैं करा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। इसके आगे मुझे एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना है। रोटेशन अब आखिरी पड़ाव में आने वाला है, रोटेशन अब आखिरी पड़ाव में आने वाला है, लेकिन लोगों की भारी मांग पे कुछ सवाल, जनता की भारी मांग पर। देखिए सवाल ये कहा गया कि सर ये एक सिलिंड्रिकल रॉड है या ये सिलेंडर है? बेटा ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा बेटा? अच्छा सॉलिड सिलेंडर का उसके एक्सिस के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को पता है क्या? हाफ एम स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा है आप इस एक्सिस के वर्ड बताइए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमें इस एक्सिस के वर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रेडियस r है और इस सिलेंडर का लेंथ l है और मास m है। तो देखिए बेटा इस केस में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सुनिए क्या बात है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सुनिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करिए। अगर इसको बाय प्रोसेस बनाएंगे तो आपका भरोसा तो उठ ही गया है। मैं बोल रहा हूँ भरोसा तो उठ चुका है, रोटेशन लगाते हैं तो भरोसा उठ जाता है। लेकिन इसको एक ट्रिक से बताया गया, वो ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक ये बहुत ही प्रचलित है, मेरा ट्रिक नहीं है, कई जगह देखा मैंने, ऐसे बनाते रहते हैं। वही ट्रिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये बोले कि देखो भैया इसमें दो चीजें हैं, रॉड भी है और डिस्क भी है। रॉड भी है और डिस्क भी है। इन्होंने बोला देखो एक काम करो, पहले आर को जीरो कर दो। आर को जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा? पतला रॉड। एल लेंथ का एम मास का ही समझ के चलना। आर को जीरो कर दिया तो रॉड हो गया पतला। तो पतला रॉड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? ml स्क्वायर बाई 12। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके पतला कर दो तो एल लेंथ हो गया लेकिन रेडियस जीरो हो गया। पतले रॉड का ml स्क्वायर बाई 12 पढ़ चुके हैं। प्लस अब बोलते हैं पहले आर को जीरो करा था तो निकाल लिया, अब एल को जीरो करो, यानी ऐसे करके चपटा कर दो। ठीक है तो डिस्क हो गया। लेकिन डिस्क जो डिस्क है ये तो डायमीटर हो गया ना, और डिस्क का डायमीटर के वर्ड कितना होगा? जितना उसके एक्सिस के वर्ड उसका हाफ, एक्सिस के वर्ड कितना हाफ हमारा स्क्वायर, उसका हाफ करोगे कितना आएगा? 1/4। 1/4 है हमारा स्क्वायर। यही आंसर है। नहीं आया? इसमें करते क्या है, पहला क्या करा मैंने? पहले मैंने रेडियस को जीरो करा। रेडियस को क्या करा? तो जीरो करेंगे तो ऐसे ही पतला नहीं हो जाएगा? सही जाए। तो एल लेंथ का रॉड एम मास है ml स्क्वायर बाई 12। और अब मैंने इधर से लेंथ को जीरो करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही चपटा करेंगे ना। आर रेडियस का डिस्क है, चपटा हो गया 1/4 है हमारा स्क्वायर। बोलो क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब जैसे उसी तरह का सुनो रुक जा। अब मान लो जैसे बेटा अगर मेरे से कहे एक हॉलो कोन है, ये हॉलो कोन है, रुक जाओ, ये कोन है, हॉलो है, रुक जाना प्लीज। इसका रेडियस r है, मास m है, मास क्या बेटा? m, और हाइट मान लो h है। बोला चलो इस एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये हॉलो कोन है, क्या है मैंने बोला? हॉलो कोन। और अब बोला चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। बाई प्रोसेस बनाने जाओगे तो रायता फैल जाएगा, एकदम लगेगा कि अब संन्यास ले लेते हैं, बिल्कुल हो गया सब खत्म। लेकिन बेटा ट्रिक से बनाया गया तो ऐसे समझो, हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे वाला वो बर्थडे होता है ना, टोपी आता है, टोपी मान लो टोपी फ्लेक्सिबल है। जैसे पहले ये ना ऐसे करके रखा हुआ तो एक डिस्क था, बीच में से ऐसे उठाया और उठा करके यूं इतना लंबा कर दिया, नहीं आया समझ में? जैसे ये रिंग है और ये जो है ना कागज का मटेरियल है फ्लेक्सिबल वाला, तो ऐसे करके अभी दबा हुआ था। तो हमने बोला कि भैया टोपी देना बर्थडे वाला, तो वो हमको एक पन्नी में पतला सा दिया,
बोले लो टोपी है, बोले यही टोपी है। अरे टोपी तो ऐसा होता है लगेगा। बोला अरे भैया निकाला पन्नी से, बीच में से खींच दिया, बोला हो गया टोपी। तो नहीं आया समझ में, आ रहा है। अब सोचो इसको हम चपटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क। यानी यहाँ हाइट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि डिस्क में एवरी मास जितना डिस्टेंस पर एक्सिस से है, यहाँ भी एक्सिस से एवरी मास उतना ही डिस्टेंस पर है। देखिए छोटा डिस्क, बड़ा डिस्क, बड़ा डिस्क, बड़ा रिंग, छोटा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, बड़ा रिंग, छोटा रिंग और बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग, फिर बड़ा रिंग। सेम कहानी बनता है। इसीलिए हाइट पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कहेगा तो हम सीधा बोलेंगे 1/2 mr²। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही आंसर दे देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? फिर हम इसमें जहाँ रेडियस होगी तो मानेंगे कि एक्सिस तो वही है। नहीं आया? अच्छा रेडियस 0 करेंगे तो वो ऊपर जीरो हो जाएगा ना। सबको दिया। अच्छा चलो इसी मेथड से बताओ। रेडियस 0 करोगे तो इधर पतला और एक्सिस वही हो गया तो 0। याद है कि अगर कोई रॉड ऐसे बनाते थे और एक्सिस ये होता था तो 0 नहीं होता था। ऐसे कर लो और हाइट 0 करोगे तो डिस्क बन जाएगा ½ mr²। दो आंसर होंगे दीदी। रेडियस 0 करेंगे तो क्या बनेगा, पतला सा स्टिक। स्टिक का इस एक्सिस का मोमेंट से 0 नहीं आया। आपको सीधा याद रखना, हॉलो कोन आर रेडियस का ½ mr² है। नहीं दिमाग क्यों चला रहे हो, चलाते रहते हो। कुछ लोग को तो इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। कृपया लिखो, 2 सवाल दो। देखिए एक सीवी का बेहतरीन सवाल आया। हाँ हाँ सबका सवाल ही बता रहा हूँ ना, सर मैं 3-4 दिन से चिंता ना करो। अच्छा सवाल है, देख लो। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा है। हाँ ध्यान दो, ये नहीं ध्यान दोगे कल ऐसा सवाल आएगा तो तुम बोलोगे चलो सर से पूछ लेते, मेरे पास आओगे मैं भगा दूंगा, क्यों क्लास में कराया है। तो ध्यान दे दो, जो कल होगे तुम्हें मिलेगा सवाल, पहले सुन लो क्या है कहानी। देखो मिटा दो बच्चों, देखो देखो मुंडी को ऊपर करो, मुंडी को कहां करो, ऊपर। सुनो बेटा, चाचा सुनो, ध्यान दो। कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I। अब बोलता है व्हाट इज द रेशियो L/R, व्हाट इज द रेशियो L/R such that, बिल्कुल आराम से सुनना, such that the moment of inertia is minimum। यानी बेटा L/R की वैल्यू कितनी हो ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये I जो है इसके अबाउट सबसे कम आए। आरी बात समझ में? L और R का रेशियो कह रहा है। अब सुनिए ध्यान से, आराम से मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पर बेटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ L/R? L इज द लेंथ, R इज द रेशियो, R इज द रेडियस। L/R का रेशियो बताना ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो अभी बताया, R को 0 कर दो, रॉड बन जाएगा ml²/12 और फिर उसके बाद L को 0 कर दो तो डिस्क बन गया। डिस्क तो ऐसे है, डायमीटर हो जाएगा ये 1/4 mr², 1/4 mr²। अब आप ये देखिए, ध्यान से समझिए कि हम अब इसमें अगर देखें तो मैक्सिमा और मिनिमा का थ्योरम लगाना चाहते हैं, क्योंकि I जो है वो मिनिमम करना है। अब I मिनिमम करने के लिए
मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम लगाना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट जब करेंगे तो फिर पंगा ये फंसेगा कि यहाँ पे एल वेरिएबल है, यहाँ आर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, बाद में जीरो करूंगा। आई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू टूटा पार्ट इसका डिफरेंशिएटेड पार्ट डी आई, m/12 ऐसे ही एल स्क्वायर का हो गया 2l इंटू डी एल, ठीक है। 1/4m आर स्क्वायर का हो गया 2r इंटू डी आर, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे सर l/r निकालना है, यहाँ तो लफड़ा ही कुछ अलग है। अब एक काम करते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं m बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, होता है मास ओवर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर एल और इंटू डेंसिटी रो, है ना बेटा। मास कांस्टेंट है, डेंसिटी भी वही है, मास और डेंसिटी तो वही है, बस हमें ऐसा सिलेंडर का स्ट्रक्चर बनाना है कि उसमें एल और आर का रेशियो इस प्रकार हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए। अब मैं एक काम करता हूं, m बाई रो इधर लाता हूं, कांस्टेंट टर्म है, और पाई भी इधर ले आता हूं, आर स्क्वायर एल बचेगा, और मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है, आर स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, और अगर नहीं छोड़ो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो आर स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, एल का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एल, फिर एल को रखूंगा आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर। तो क्या है यहाँ पर, ये चीज जीरो हो गया। अच्छा r कॉमन लेकर के जीरो हो जाएगा, उधर 0/r तो जीरो ही ना होगा। अगर आप देखें तो r dl बराबर होगा -2l dr, घबराना नहीं बच्चों। अब मैं आता हूं फर्स्ट इक्वेशन पे, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम कहता है द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, है ना। मैं इसे प्यार से जीरो करता हूं, तो इसे मैं जीरो करता हूं, ये मैं मिटा दूं बेटा, या लिखोगे ये, लिखो जल्दी लिखो, समझ लो सीधी। मेरे साथ परेशानी ये थी कि डीएल या डीआर कैसे हटाएं, तो मैंने कहा चलो मास और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से डिफरेंशिएट करके डीएल और डीआर का मामला बन गया, जीरो करके ले आएंगे, उधर सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो तो सही क्या हो गया सुनी दीदी, बोलो। ईमानदारी से इधर की तरफ लिख दिए क्या, प्रश्न लिख लिए क्या बच्चों? चलो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। तो भैया l/r का रेशियो कहा जा रहा था, तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में जीरो कर देता हूं, फ्रॉम पहला, जोर से बोलो, फ्रॉम ये जीरो। अच्छा बेटा देखो, समझदार लोग हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या m कॉमन होके 0/m जीरो हो जाएगा? बताओ, यहाँ 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, कॉमन लेके 2 भी 0/2, 0/2 जीरो ही हो जाएगा ना। तो 2m निकल गया, क्या बचेगा 8dl/12, 8dl/12 प्लस, और बोलो बेटा 2m गायब हो गया तो rdr/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलो सही है ना। अब मैं काम करता हूँ, इसको उठा के इधर लाता हूँ, rdr/4 इज इक्वल टू हो गया -LDL/12, सही कर रहा हूं ना। अच्छा बेटा DL L/R निकालना है, L/R निकालना है, DR और DL कैसे करें, तो यहां से देख लें। देखिए DL बराबर ही लिख लीजिए, बताइए DL बराबर कितना है, 2LDL/R, 2LDR/R, यही ना है। चलिए जहां DL वहां रख लीजिए, -4 3 12 कर लीजिए, RDR डरिए नहीं, L रखिए, 3 रखिए, और DL की वैल्यू कितना है -2LDR/R, और काटा पीटी शुरू कीजिए। देखिए कहाँ बेटा, कुछ नहीं कटा, और DR से DR कटा, सॉरी। R इधर जाएगा, R स्क्वायर होगा, L इधर जाएगा, L स्क्वायर होगा, R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बराबर -2/3।
मुझे निकालना है L बाई आर। L बाई आर बराबर होगा √3/2, √3/2 बी आंसर होगा। बोलो सी बी ठीक। यह सवाल आप ही लोग के एग्जाम में आ चुका है। ये नहीं आ सकता। यह सवाल जेई मेन 2017 जेई मेंस 2017 में पूछा गया है। कुछ लोग के नाक मुंह बहुत सी उड़ गए, क्यों कराया, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी। शांत, क्या पंगा क्या चल रहा है मनोज कुमार सिंह का और केवी का? किसकी चाबी है बेटा? ये तो याराना बहुत पुराना चल रहा है तुम लोग का। केवी उसकी चाबी चुरा लेता है, कभी मनोज कुमार सिंह कुछ कर देता है। चलो भाई ठीक है, हो गया भाई, मिटा दे। चलो बेटा मिटाते हैं। देखिए यह सवाल कोई ना कोई तो पूछता जरूर, यकीन मानो ये कोई ना कोई जरूर पूछता। मिटा दूं? चलो सवाल पूछो। एक इसका बता, डरना नहीं बस। सब सिलेबस के अंदर का पता तुम्हें? सब सिलेबस के अंदर का पूछना। हाँ बोलो। हाँ मिटा दे। चलिए देखिए बेटा सवाल क्या है, सुनिएगा। सवाल ये है, जरा सुनिएगा। ये मुझे जब मिला तो मैंने कहा एक काम करो जरा क्लास में पूछना। मैं चाहता तो बाहर बता देता, हालांकि मेरा ज्यादा मन था कि इसे क्लास में पूछा जाए। नहीं आया समझ में, लेकिन मैं चाहता तो बता देता, लेकिन नहीं, क्लास में करते हैं। बढ़िया सवाल है, सबको फायदा होगा। हम आपकी इतनी चिंता करते हैं। देखिए अब पार्टिकल ऑफ मास 2m, पार्टिकल का मास कितना है? अच्छा आपको 1 मिनट का वक्त भी मिलेगा बनाने को, ठीक है? देखिए सुनिएगा पहले ध्यान से, तभी तो बना पाइएगा। क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, बोल रहा हूं। सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, पहले मुंडी नीचे ऊपर इधर उधर देखोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको पढ़ने का मन नहीं है और हमें कोई कष्ट भी नहीं है। जो जिनको पढ़ना है जरा मुंडी ऊपर करके बोर्ड की तरफ देखिए। अब सुनिए, अब पार्टिकल ऑफ मास 2m इज कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इनटू अ रिंग ऑफ मास m व्हिच इज फ्री टू स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड। अब देखिए इतने लाइन को पढ़ के मैं डायग्राम बना रहा हूं। पहले एक रॉड ऐसे बनाइए और ऐसे रॉड ऐसे करके स्मूथ रॉड है और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे फिक्स्ड है। उसके बाद एक रिंग ऐसे इस रॉड में फंसा दीजिए। इस रिंग का मास है m, ये आराम से इस पे स्लाइड हो सकता है। यहां से एक रस्सी लीजिए और इससे एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास 2m इसे लटका दीजिए। तो लाइन लिखा है पार्टिकल ऑफ मास 2m इज कनेक्टेड यानी जोड़ा गया बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.2 मीटर। फिर बोलता है 1.2 मीटर टू अ रिंग ऑफ मास m। ये देखिए रस्सी के थ्रू इस रिंग से कनेक्टेड है मास m which is free to slide, which is free, रिंग फ्री है टू स्लाइड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड। बोलो क्लियर हो गया? अब बोलता है इनिशियली द रिंग एंड द पार्टिकल आर एट द सेम लेवल। इसका मतलब शुरुआत में ये जो रिंग है और पार्टिकल सेम लेवल, ऐसे है, ऐसे है। ये 2m मास का पार्टिकल यहाँ ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं है। 1.2 मीटर है और ऐसे मैंने इसे पकड़ा हुआ है। ओके अब बोलता है, ध्यान दीजिएगा, विद द स्ट्रिंग टॉट, और स्ट्रिंग टाइट है मतलब खींचा हुआ है, ठीक है? ओके अब बोलता है बोथ आर देन रिलीज साइमल्टेनियसली, यहीं से इसे छोड़ दिया दोनों को,
है ना, ऐसे पकड़ा, ऐसे कर लिया, छोड़ दिया, ग्रेविटी पुल करेगा नीचे। ओके, कहता है द डिस्टेंस इन मीटर मूव्ड बाय द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। बताइए जब ये रस्सी वर्टिकल हो जाएगी तो ये रिंग कितना डिस्टेंस चलेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, यानी मैं क्वेश्चन की आखिरी लाइन लिख देता हूं। क्वेश्चन की आखिरी लाइन है फाइंड द डिस्टेंस moved by the ring when the string becomes vertical। और मेरे ख्याल से अरुण इसके आखिरी दौर में पहुंच चुका होगा, क्योंकि यह सवाल एकदम आसान है, बेहद आसान, बेहद आसान। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, सही जा रही हो। 28.8 तुम्हारा आ गया, तुम्हारा 0.8 आया। डाउट तुम्ही ने पूछा, मैंने पूछा लेकिन डायग्राम नहीं बनाना आ रहा था। आंसर यही है क्या? 0.8 है बट मेरे को 1.2 आ रहा तुम्हारा आंसर, 1.2 नहीं है यार। आंसर क्या है 0.8, तुम्हारा? तो नहीं आया तभी तो मैं अरुण, तुमने बना लिया? नहीं बना। ये बेहद ही आसान सवाल है, सही बता रहा हूं, बेहद आसान सवाल है। 0.8 समथिंग नहीं, करेक्ट आ रहा है। हाँ अच्छा, देखो कैसे आएगा यार, मैं बता रहा हूँ ना, बेहद आसान क्वेश्चन है। अच्छा देख अरुण, ये m मास है, ये 2m है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो बीच में कहीं होगा। अच्छा 1.2 मीटर लेंथ है। अच्छा सोचना, 2m भारी है, सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम इसे छोड़ेंगे तो जरा बताना ध्यान से, सोच के बताना, क्या सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, पीछे जाएगा? क्योंकि जब छोड़ देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फोर्स लग नहीं रहा, ओनली ग्रेविटी पुल कर रहा, सेंटर ऑफ मास ज्यादा नीचे जाएगा। अब सोचो, जिस समय रस्सी वर्टिकल हो जाएगी यहां पर 2m यहीं पर हो जाएगी ना, पार्टिकल यहां आ जाएगा, तो रिंग को यहां पहुंचना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में सीधे यहां पड़ेगा। जब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, रस्सी जब ऐसे वर्टिकल हो जाएगी 2m यहां, तो रिंग आगे पीछे थोड़े, रिंग बिल्कुल यहां रहेगी ताकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इन दोनों का बिल्कुल इसी लाइन पर है, और भी इसी लाइन पर रहना है सेंटर ऑफ मास। अरे यार, सेंटर ऑफ मास केवल नीचे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास आगे नहीं जाएगा। तो सोचो बेटा, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है 1.2 माइनस x, m1 r1 बराबर m2 r2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इधर नहीं इधर, अगर ये इधर चलेगा तो इधर चलेगा। m1 r1 और m into x बराबर 2m into 1.2 minus x is the very answer, very easy। m से m कैंसिल, x बराबर 2.4 minus 2x, इधर आएगा 3x बराबर 2.4, x बराबर हो जाएगा 0.8 मीटर। वेरी सिंपल। कितनी बुद्धि लगाते हो यार, उतनी जरूरत थी नहीं। सर इसका एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी होता है, उससे जल्दी आता है। नहीं आया? अरे लाओ बोलो, ये सीखने को मिला, ये सवाल आसान था ना? अरुण तुम कैसे गड़बड़ कर गया? बोलो। मैं कराऊंगा। मिटा दे बच्चों।
मिटा दें। अच्छा चलो अगला सवाल ध्यान से देखना, आपके ही मॉड्यूल का है, आपके ही मॉड्यूल का है भाई, डरना नहीं बस। देखिए सब लोग सुनिए, यहां पर क्वेश्चन में दिया बेटा, देखिए मैं क्वेश्चन लिखा तो नहीं रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन तो ध्यान से सुन लीजिए, कम से कम क्वेश्चन तो सुन लेना चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन में एक डायग्राम है, क्वेश्चन में एक डायग्राम है और ध्यान से सुनिए। देखिए अब बेटा ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब बहुत तो लेना चाहेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एक यूनिफॉर्म रिंग है। बेटा ये कौन सा है, क्या है ये, यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, हर जगह एक जैसा ही है, बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है, ओके, जिसका रेडियस r है। इस रिंग का रेडियस कितना है, r। फिर बोलता है एंड अ यूनिफॉर्म कॉर्ड, कॉर्ड इसको बोलते बेटा, ये यूनिफॉर्म कॉर्ड नॉट नेसेसरली मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस मटेरियल का रिंग बना हुआ है उसी मटेरियल का ये कॉर्ड हो। क्लियर है, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, ओके। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो लिख रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, कैन नॉट बी द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ऑप्शन सुनिए, इंटरेस्टिंग है, r/3, r/3, सेकेंड r/3, r/2, C r/4, r/4, D r/√2, r/√2। रुक जाओ, मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने दिया जाए। अच्छा बेटा इसमें ये जो है, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अप्रोच कैसे करें ये सुनिए। अच्छा बेटा पहले इस रिंग को देखिए, क्या रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा, क्योंकि कंप्लीट रिंग है ना, रिंग के सेंटर पे आएगा ना। इसका मास, मैं रिंग का मास m1 सपोज कर लेता हूं, बोलो क्लियर। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, अब रिंग में भूल जाऊंगा, मेरे को रिंग नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को तो ये पार्टिकल दिखाई दे रहा है m1। फिर ये कॉर्ड है, ये यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा पतला नहीं है, एक जैसा बिल्कुल है। मटेरियल इससे अलग भी हो सकता है, बोला है। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर ही आएगा ना, जो कि आएगा m2। अब मैं रिंग भुला देता हूं, ये रिंग मुझे नहीं पता, ये दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को तो पार्टिकल दिखाई दे रहा है, देखो कितने प्यार से। अब मेरे को रिंग नहीं, ये पार्टिकल है बस, देखिएगा ध्यान से बेटा। अब यहां पर दो पार्टिकल है बस, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, दो ही पार्टिकल है। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, या तो दोनों का मास बराबर हो तो बीच में होगा, अगर ये ज्यादा है, हैवी है तो इधर होगा, ये हैवी है तो इधर होगा, इतना ही होगा। कभी सेंटर ऑफ मास बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक। अब अच्छा बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, ऐसे करके मैंने लाइन खींचा, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट यही होता है ना, एक्स की तरफ की डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास यहां तक हो सकता है, इससे आगे तो नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहां तक, इतनी दूरी तक हो सकता है, एक्स की तरफ इतना डिस्टेंस हो सकता है, एक्स की तरफ इतना डिस्टेंस हो सकता है, और वाई की तरफ इतना डिस्टेंस हो सकता है। इससे इधर तो नहीं जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां इतनी दूरी पर हो सकता है क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। अगर यहां होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ये, यहां होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट पूरा ये, यहां होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट ये, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो सकता है ना भाई। ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये लेंथ कितनी होगी, ये कितनी होगी, देखते हैं। अच्छा सोच के देखो, क्या ये 45 है, देखो ये 45 डिग्री होगा ना, बोलो सही बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वाला एंगल 45, क्योंकि ये 90 है और ये साइड इक्वल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बोलो क्लियर। ये 45 है, बहुत आराम से
बड़े तरीके के साथ सोचना, अगर ये R है, अगर ये R है और ये R है, तो क्या ये R√2 नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम से? और अगर ये R√2 है तो ये लेंथ इस वाले ट्रायंगल में देखना, R√2 का आधा ये लेंथ नहीं पड़ेगा, R√2 में हाफ से डिवाइड करो जरा, कितना आएगा? R/√2। क्या ये लेंथ मुझे R/√2 पता है? अरे R/√2 पता है, R/√2 क्लियर। ये कितना होगा? ये एक ट्रायंगल है, हाइपोटेनस वालों में बेस निकालना है ना, मान लो इसको C मान लेते हैं, CV निकालना है। क्या CV की वैल्यू होगी हाइपोटेनस में cos लगाएंगे, क्योंकि बेस क्या होता है? cos के साथ होता है। हाइपोटेनस कितना? R/√2 और cos 45 कितना होगा? 1/√2, R/2 आएगा, √2 है ना, R/2 आएगा। तो हम बोलेंगे सर ये R/2 है, तो क्या ये भी R/2 होगा? यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट R/2 से आगे नहीं जाएगा, R/2 से बड़ा नहीं होगा, R/2 से छोटा हो सकता है। x कोऑर्डिनेट देखिए, R/3 हो सकता है, R/3 हो सकता है, R/4 हो सकता है, R/√2 नहीं हो सकता, क्योंकि R/2 का मतलब होता है 0.5 R और R/√2 का मतलब होता है 0.707.7 R। ये तो बड़ा हो रहा है ना, इससे ये बोल रहा है कि इधर की तरफ आ जाएगा, इधर कैसे आएगा? दोनों के बीच में ही रहेगा, 0.5 R से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसलिए R/√2 संभव नहीं है। दूसरा, इसका आंसर B भी होगा। क्यों होगा? सुनो। अच्छा बेटा, अब B कैसे होगा सर? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? देखिए x कोऑर्डिनेट R/3 पॉसिबल है, अब y कोऑर्डिनेट R/2 दिया है, हमेशा x और y कोऑर्डिनेट इस केस में बराबर आएंगे। क्यों? ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास यहां है, क्योंकि बेटा ये 45 डिग्री वाली लाइन है, क्योंकि ये 45 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 है, ये 45, ये 45, ये 45, जब भी 45 डिग्री होता है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर आएंगे ना, जो x की लेंथ होगी वही y की लेंथ होगी, क्योंकि tan 45 1 होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 हो गया तो क्या परपेंडिकुलर और बेस इक्वल नहीं हो जाएंगे? अगर मैं बोलूं ये R/3 है तो क्या ये भी R/3 नहीं होगा? बताओ जल्दी, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलूं ये R/3 और ये R/2 तो क्या ये संभव है कि 45 डिग्री पे ऐसा हो सके? कभी नहीं होगा। 45 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री है, तो ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से अगर R/3 लिया है आपने तो ये R/3 और ये R/2 संभव ही नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर ये और ये सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर B भी नहीं होगा, इसलिए B और D आंसर देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे सर B और D दोनों ऑप्शन हमें टिक करने पड़ेंगे। पानी पी लेना बेटा, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे हो गया भाई? फिर से बताओ। सर आपको स्केल्स वाला बता दीजिए। हैं? स्केल्स वाला सवाल है। ये जो करा रहा हूं पहले, इसको तो लोगों ने अपने दिमाग पे ठीक से समझा नहीं। पहले बताओ ये सवाल, पहले एक बात मुझसे बातें करो बेटा। बोलो, रूप से मत रहना, बातें करो। सर ये कैसे करा, सर ये क्यों करा, ऐसे कैसे हो गया, बातें करो। हाँ बातें करो, अंदर ही अंदर आप जो घुटते हो, परेशान होते हो, प्लीज बातें करो। केवी ठीक हो? आस पड़ोस वाले सब ठीक है ना? ठीक है, हाँ चलो ठीक, बढ़िया। कोई कष्ट वष्ट है तो बोलो भाई। अच्छा इसका रीजन समझ में आया? डी ऑप्शन ये दिख रहा है कैमरे में, यहाँ मेरा उंगली दिख रहा है, ये दिख रहा है? ठीक। R/√2, R/√2 ये कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? सोनी दीदी है, सृजन है, भाई है, मनोज है, ये अरे तुम बता, तू बता।
ये वाला जो साइड है वो 0.5 आ रहा है। और अगर ये मास बहुत ज्यादा भारी हो जाए तो यहाँ हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, बाहर नहीं जाएगा। तो इसका 0.5 आर से बड़ा नहीं हो सकता है। और ये दिया 0.7 आर, तो ये गलत हो गया। बैठो। बी ऑप्शन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? सृजन, मनोज, ये और कोई? और कोई? एक ये और कोई नहीं? सब शांत देखिए, मुझे नहीं झेलना भाई, पता नहीं कौन सी बात होगी, क्या बात हो जाएगी। अच्छा तुम बोलो। जो बन रहा है वहाँ 45 का एंगल है। हाँ, इसको मैं बड़ा बना दूं बेटा? हाँ, कुछ लोग को बहुत दुख दर्द हो रहा होगा कि क्या बोलूं। यहाँ पर बेटा ये ऐसे 45, ये M1 है, M2 है और ये 45 डिग्री का एंगल है। बोलो सर 45 का एंगल बनाते हैं तो जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो आता है वो बनाना चाहिए। हाँ, तो सर अगर 1 आना चाहिए तो दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। अगर ये r/3 है और ये r/2, कितना अटपटा है? नहीं अटपटा है। 45 डिग्री का एंगल पे परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बी और डी इसलिए आंसर नहीं है। बोलो क्लियर? अब थोड़े दूसरी राउंड में थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रही होंगी ना। सेकंड राउंड में थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, मिटाए? शांत ठीक है, सही मिटा रहा हूं। देखिए अच्छा बेटा, अगला सवाल। 1 मिनट। क्या बोली? क्या बोली? 3:05 कब हो? देखना जरा टाइम देखो। 3 बजने में 3 मिनट बाद। एक सवाल और करा दो।